उस दिन सुबह से ही अम्मा परेशान सी नजर आ रही थी। वो हमें कुछ भी बता तो नहीं रही थी, लेकिन शाम को जब मामू आए थे और अम्मा को कमरे में बुलाकर न जाने क्या कह कर गए थे, तब से ही अम्मा ऐसे परेशान हुई थी। क्योंकि मामू वैसे तो हमारे घर आते नहीं थे, फिर न जाने उस दिन क्या बात करनी थी जिसके लिए वो खुद चल कर आए थे, जो अम्मा को इतनी परेशानी लगी थी। मैंने रात में भी कई बार जाकर देखा था, अम्मा पूरी रात ठीक से नहीं सोई थी। कभी उठकर बैठ जाती तो कभी लेटे हुए भी आंखें आसमान में गाड़े न जाने किन सोचों में गुम होती। जरूर कोई गहरी परेशानी थी जो अम्मा को ना तो सोने दे रही थी, न सुकून से बैठने देती थी। फिर सुबह फजर के वक्त ही अम्मा ने उठकर जल्दी जल्दी हमारे कपड़े और कुछ घर का जरूरी सामान बांधना शुरू किया। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर उनको किस बात की इतनी जल्दी थी। वो क्यों सारा सामान पैक करने में लगी हुई थी। हम तो अब ननियाल भी नहीं चाहते थे, क्योंकि पिछले दिनों अब्बा की मौत से पहले अब्बा और मेरे मामू लोगों के दरमियान जमीनी तकरार पर झगड़ा हुआ था, जिसकी वजह से इन लोगों ने अम्मा से भी अपना ताल्लुक खत्म कर दिया था। मेरे अब्बा और मामू लोगों ने हिस्सेदारी में कुछ जमीन खरीदी थी। वैसे तो हम गरीब लोग थे, लेकिन गांव का हर बंदा चाहता था कि उसके पास कम से कम इतनी जमीन का टुकड़ा तो हो जिस पर वो मेहनत करके अपना पेट पालने लायक कुछ अनाज जमा कर सके। और इस ख्वाहिश के तहत अब्बा ने भी मामू के साथ शरीकदारी की थी। लेकिन मामू ने फिर अब्बा को धोखा दिया था और सारी की सारी जमीन कागजात में अपने नाम करवाई थी। जब इस बात पर अब्बा ने एहतजाज किया तो पहले अम्मा को इनसे छीनने की धमकियां इन लोगों ने अब्बा को दी थी। फिर जब अम्मा ने भी खुलकर भाइयों की मुखालफत की थी तो इन लोगों ने अब्बा के साथ साथ अपनी बहन को भी अपनी दुश्मन मान लिया था। झगड़े इस कदर बढ़ चुके थे कि बात अब वडेरों के पास फैसले तक पहुंची थी। लेकिन अब्बा कानून का सहारा लेना चाहते थे। गांव के वडेरे तो वैसे भी लालची थे, इन लोगों ने अब्बा का साथ वैसे भी नहीं देना था। जिस तरफ से रिश्वत के चंद लाख रुपए मिलते, उनका फैसला उसी तरफ का हो जाता था। फिर अब्बा ने मामू के ऊपर पुलिस थाने में पर्चा करवा दिया, लेकिन इसका भी कोई नतीजा अभी तक नहीं निकला था कि अब्बा की अचानक मौत हुई थी। खेतों में काम करते न जाने अब्बा को क्या हुआ था। शाम को बस इनकी मैयत घर पहुंची थी और सबका कहना था कि उन्हें काम करते हार्ट अटैक यानी दिल का दौरा पड़ा होगा। फिर तो हमारे घर हर रोज पुलिस आ जाती थी और अम्मा से पूछती थी कि अब्बा को किसी से जान का खतरा तो नहीं था। अम्मा जो सब कुछ जानती थी कि पिछले दिनों उनके भाइयों ने अब्बा से बहुत झगड़े पाले हुए थे, लेकिन फिर भी अम्मा अनजान होने का नाटक करके पुलिस वालों से कहती कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। शायद अम्मा को अपने भाइयों को तकलीफ में डालना मंजूर नहीं था, या फिर वो पुलिस के चक्रों में नहीं पड़ना चाहती थी। इसलिए जमीन का जो केस था वो भी अम्मा ने वापस लिया था और अब्बा की सारी जमीन मेरे मामू के कब्जे में आई थी। और मैं तो इस वक्त इतनी छोटी थी कि मौत और दुश्मनी का सही मतलब तक नहीं समझती थी। सिर्फ 6-7 साल की बच्ची को भला इतनी समझ कहाँ से होती है। फिर मामू लोगों ने अब्बा के बाद अम्मा को मैके में चलकर रहने का कहा, जबकि पहले यही भाई थे जिन्होंने अम्मा को कभी अपने घर कदम भी न रखने दिया और न जाने कितनी धमकियां देकर गए थे। लेकिन अब अम्मा अपने बच्चों को छोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि अम्मा इस बात को साफ साफ समझ रही थी कि मामू लोग पहले अम्मा को मैके ले जाएंगे और फिर उनका दूसरा निकाह किसी से जोर जबरदस्ती करवा देंगे, और फिर ना इनके बच्चों के सर पर हाथ रखेंगे ना ही जिम्मेदारी उठाएंगे। ये तो अपना नौकर बना लेंगे या फिर हमारे अब्बा की दुश्मनी हमसे निकालेंगे और अम्मा के निकाह के बाद घर से ही निकाल फेंकेंगे, और इनकी औलाद ऐसे ही दर दर की ठोकरें खाती फिरेगी। इसलिए अम्मा ने मैके वालों को खबर तक न होने दी। अम्मा ये गांव छोड़ने का इरादा रखती थी। अम्मा के सर पर 2 मासूम बच्चों की जिम्मेदारियां थी और अब्बा का गम भी अभी ताज़ा था। वो सारा दिन हमने अपने जाने की तैयारी मुकम्मल की थी। फिर रात होते ही हम लोग रात के अंधेरे में अपना सामान सरों पे उठाकर पैदल निकल पड़े थे। मैं, अम्मा और मेरा छोटा भाई चलते चलते गांव से बहुत दूर निकल आए थे। पहले तो लोगों से छुपकर हमने खेतों के रास्ते चलना बेहतर समझा। फिर जब रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी तो मुतमिन होकर सड़क पर चले थे। लेकिन अब तक मेरे और भाई के छोटे छोटे कदमों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। हम दोनों थक कर चूर हो चुके थे, लेकिन हमारी मंजिल अभी बहुत दूर थी। अम्मा को डर था कि इनको गांव छोड़ता देखकर कहीं उनके भाई जबरदस्ती रोक न लें, क्योंकि अब्बा के बाद अब इनके वारिस तो फिर भी वही थे, और अगर वो लोग हक जताने पर आ जाएं तो गांव के लोग अपनी पुरानी रस्म रिवाजों के मुताबिक अम्मा को मजबूर कर देते कि भाइयों के कहने पर शादी कर लो। हमारे गांव में वैसे भी फैसले करने का हक मर्दों को ही हासिल था। औरत चाहे जितनी भी अक्लमंद पढ़ी लिखी हो या फिर बाशऊर हो, इसका फैसला मर्दों के आगे नहीं चलता था। मर्द भाई के रूप में हो, शोहर के या फिर बेटा ही क्यों ना हो, बात हमेशा उसी की चलती थी। मतलब कि बस अंधेर नगरी थी। अम्मा अपनी उम्र का खासा हिस्सा निकाल चुकी थी। पहले तो इनकी अब्बा के साथ शादी भी बड़ी उम्र में हुई थी, फिर औलाद भी देर से हुई, तो अम्मा अब तक कोई जवान खातून नहीं लगती थी।
बल्कि बड़ी और पक्की उम्र की खातून नजर आती थी। लेकिन इनके भाइयों की ख्वाहिश थी कि किसी न किसी बूढ़े के साथ या किसी की दूसरी बीवी बनाकर अम्मा का निकाह पढ़वा दें। लेकिन हमारी अम्मा को ये सब नामंजूर था, इसलिए ये गांव, यहाँ के लोग और रिवाज सबको खुदा हाफिज बोलकर चल पड़ी थी। फैसला बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी ये फैसला लेना मजबूरी थी। अनजानी राहों पर चलते अनजान शहर जाना, अकेली औरत और साथ में सिर्फ 2 मासूम बच्चे। अम्मा के दिल में डर भी बहुत था, लेकिन एक उम्मीद के साथ बस चली जा रही थी कि शहर जितना भी बुरा हो, इस गांव से फिर भी अच्छा ही होगा। बगैर जूतों के अब तक हमारे पाँव के छाले पड़ चुके थे। तब अम्मा ने जरा रुककर सांस लेने की इजाज़त दी थी। अम्मा उम्र के साथ साथ असूलों की भी बहुत पक्की थी। उसे इतनी जल्दी किसी पर रहम नहीं आता था। वो मेहनत और तकलीफें उठाने में यकीन रखती थी। ये उनके असूल थे कि रास्ते में जितनी भी मुश्किलें आएँ, पर मंजिल की जानिब चलते ही रहना चाहिए, और हम उनके इन सारे असूलों के पाबंद थे। इसलिए रुकने का सवाल ही नहीं किया था जब तक अम्मा को रहम न आया था। और फिर कुछ घड़ियाँ हम रुके थे तो मैं और भाई दोनों थकान के मारे सो गए थे। चंद पल आराम करने के बाद अम्मा ने हमें झंझोड़ा कि सुबह होने वाली है, अब उठ जाओ। और हम फिर तेज तेज कदमों के साथ आगे बढ़ने लगे। फजर होने के करीब थी और अब तक हम गांव की हदूद से भी निकल आए थे। अम्मा भले ही गांव की रहने वाली थी, लेकिन हिम्मत और समझदारी के मामले में काफ़ी आगे थी। इसलिए हमें इस शहर में आबाद होने में भी ज़्यादा वक्त और मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा था। अम्मा ने पहले तो हमारे साथ कुछ दिन शहर की पनाहगाहों में गुजारे, लेकिन वहाँ अच्छी औरतों से मेल जोल और जान पहचान बनाकर जल्द ही अम्मा ने किराए का मकान लिया था और साथ ही चंद घरों में काम करने लगी थी। मुझे और भाई को अम्मा ने स्कूल में दाखिला लेकर दिया और इस तरह हमारी ज़िंदगी का एक नया आगाज़ हुआ था। जल्द ही हमें इस शहर की ज़िंदगी गुजारने की आदत पड़ चुकी थी और यहाँ काफ़ी सुकून था। मैंने पढ़ना अभी 7 साल की उम्र से ही शुरू किया था, क्योंकि हमारे गांव में तो लड़कियों को स्कूल भेजने और पढ़ाने का कोई रिवाज ही नहीं था। इसलिए मैं भी वहाँ कभी स्कूल नहीं गई थी। लेकिन शहर आकर अम्मा ने जब देखा था कि वो जहाँ जहाँ काम करती हैं, इन सब घरों की मेरी हम उम्र लड़कियाँ पढ़ने जाती हैं, तो अम्मा को भी ख्याल आया था कि बेटी को पढ़ाना चाहिए। और यूँ मैं भी भाई के साथ स्कूल जाती, जहाँ बाकी सब बच्चे मेरे भाई के हम उम्र और मुझसे छोटे होते थे। अम्मा ने हमें यहाँ आकर बहुत अच्छी ज़िंदगी दी थी, लेकिन अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। अम्मा की ज़िंदगी बस काम काम और काम में गुजरती थी। सुबह से शाम तक वो लोगों के घरों में काम करती, तो रात में अपने घर के काम पूरे करती। अम्मा ने कभी हम पर ये जाहिर तक न होने दिया था कि वो थकती भी हैं कि नहीं। वो एक मशीन की तरह बस चलती ही रहती थी। हमारा तो बचपन था, इस बात का इतना एहसास भी नहीं था कि अम्मा को भी किसी से हंसने बोलने या दिल का हाल बांटने की ज़रूरत पड़ती होगी। हमारे स्कूल और आस पड़ोस में काफ़ी बच्चे दोस्त बन गए थे। सारा दिन खेलना कूदना और घूमना फिरना लगा रहता था। वैसे भी हम भाई बहन जोड़ी में थे, तो हमें भी जाते कोई डर नहीं था। लेकिन अम्मा की ज़िंदगी खामोशियों में ही गुजर रही थी। अपने बच्चों की खातिर उन्होंने अपना हंसना बोलना तक कुर्बान किया था। देखते देखते वक्त गुजरने लगा और हम भाई बहन बड़े होने लगे। मैं भाई से हमेशा पढ़ाई में नंबर ले जाती थी, लेकिन फिर मैट्रिक तक तालीम हासिल की तो अम्मा ने फिर मेरा बाहर निकलना और पढ़ना दोनों बंद करवा दिए। मैं चाहकर भी अपनी पढ़ने की ख्वाहिश का इजहार नहीं कर पाई थी, क्योंकि बचपन से अम्मा के सख्त मिजाज और अटल फैसलों से मैं वाकिफ थी। इस तरह भाई आगे निकल गया और वो मज़ीद पढ़ने लगा। अब मैं घर के कामों में अम्मा की मदद करती, इनको कुछ आराम मिल जाया करता था। बाहर तो वो इसी तरह अभी भी मेहनत कर रही थी, क्योंकि भाई की पढ़ाई पर खर्चा होता था। घर में बैठकर मुझे गांव याद आता था, बचपन के दिन और अब्बा की बातें, वो सारी खुशियाँ जो हमने अब्बा के साथ मनाई थी। अब तो ऐसा लगता था जैसे कोई ईद या खुशी हमारे लिए है ही नहीं, बस जिंदगी गुजर रही थी। ना बनना, ना संवरना, ना कहीं आना, ना जाना। अम्मा और भाई के बाहर चले जाने के बाद तो मैं वैसे भी अकेली रह जाती थी। अम्मा अगर शाम को घर वापस आ भी जाती थी तो मेरी अम्मा इतना कमगो थी जिसे बस काम की बात ही की जा सकती थी, या फिर हालात और दुखों ने अम्मा को इतना खामोश कर दिया था। वरना वो ऐसी माँ थी जिसने अपनी तमाम उम्र अपने बच्चों के नाम की थी। दुनिया जहाँ से ताल्लुक़ ख़त्म करके वो एक खामोश ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन अपने बच्चों को इसने ज़िंदगी के तमाम तर सुख दिए थे, हमारी हर ज़रूरत पूरी की थी। लेकिन कभी वो हमारी दोस्त न बन सकी थी। पहले जब मैं भी पढ़ने जाती थी तो भाई के साथ बाहर जाना या बातचीत हो जाती थी, लेकिन अब उसने भी बाहर ही अपने दोस्त बना लिए थे और कॉलेज के साथ उसने अब छोटे मोटे काम करने भी शुरू किए थे। आखिर बेटा था, उसको अपने फ़र्ज निभाने थे। एक मैं ही थी जो बस खाने और सोने तक महदूद थी। मैं भी कुछ करना चाहती थी, लेकिन अम्मा ने मुझे घर से निकलने की इजाज़त बिल्कुल नहीं दी थी। इस तन्हाई से लड़ लड़कर मैं थक चुकी थी। मेरा भी दिल चाहता था मैं बाहर जाऊं, घूमूं फिरूं, मेरी भी दोस्तें हों जिनके साथ कभी हंस बोल लिया करूं तो कभी दुख सुख बांट लिया करूं।
यहाँ तक कि अपने स्कूल के दोस्तों से भी अब मेरा कोई राब्ता नहीं था। बहुत याद आती थी सबकी। पता नहीं वो सब अपनी अपनी जिंदगी कैसे गुजारती होंगी, मैं तो इनको बहुत याद करती थी। वो न जाने मुझे याद भी करती होंगी कि नहीं। एक दिन मैं घर में अकेली थी कि हमसाइयों के घर से एक छोटी प्यारी सी बच्ची बिरयानी की एक प्लेट कपड़े से ढकी हुई लेकर आई और बोली कि हमने खैरात के चावल बांटे हैं, दादी ने कहा है कि पड़ोस में देकर आओ। मैंने चावल लिए और उसके साथ बातें करने लगी। उसके घर बहन भाइयों के बारे में पूछने लगी। वो बच्ची देखते ही मुझे बहुत अच्छी लगी थी। इतना मासूम चेहरा, अच्छे अखलाक से बात करने का तरीका, यकीनन उसकी माँ ने बहुत अच्छी तरबियत की थी। मैंने उससे पूछा कि आपकी अम्मी क्या करती हैं, तो माँ का नाम सुनकर उसके चेहरे पर गहरी उदासी छाई थी। पहले तो खामोश हो गई, लेकिन फिर मेरे दूसरी बार पूछने पर बताया था कि मेरी अम्मी नहीं है, वो मुझे पैदा करते वक्त अल्लाह मियाँ के पास चली गई थी। मेरे दिल पर जैसे उसके अल्फाज पहाड़ बनकर टूटे थे। मैंने फ़ौरन उसको गले से लगा लिया। न जाने उसके लिए इतना एहसास और हमदर्दी मेरे दिल में क्यों उठ रही थी। मैंने उसे बहुत प्यार किया, दिलजोई की और कुछ वक्त अपने पास बिठाए रखा। फिर पूछा कि घर में और कौन कौन है, तो उसने बताया कि दादी और अब्बू हैं। बस मैंने पूछा फिर आप किसके साथ खेलती हैं। उसने कहा कि शाम को जब अब्बू घर आ जाते हैं तो मैं उनके साथ ही खेलती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के कि वो कितना शफीक बाप होगा जो अपनी बेटी के साथ खेलता होगा। बहुत सारी बातें करने के बाद मैंने उस बच्ची से कहा कि अब आप घर जाएं, आपकी दादी आपका इंतज़ार कर रही होंगी। फिर वो चली गई और मुझे सोचने के लिए एक और टॉपिक मिल गया, क्योंकि मेरी आदत थी एक ही बात पर घंटों सोचती रहती थी। क्योंकि बात करने के लिए तो कोई होता नहीं था, इसलिए अपने दिलो दिमाग में बातों की हलचल लगी रहती थी। अब मैं इस बच्ची और इसके घर वालों के मुतालिक सोचने लगी थी, बल्कि मेरा वो पूरा दिन इसी के बारे में सोचते गुजरा था कि कैसे वो बिना माँ के पली थी। मैं भी तो बाप की शफकत से महरूम थी और वो अपनी माँ से महरूम थी। उसकी ये मुनासबत उसे मेरे दिल के करीब करने लगी थी। इस दिन के बाद फिर कई रोज़ तक मेरी सोच और दिमाग पर वो हावी रही, लेकिन उससे मिलना मेरे बस की बात नहीं थी, क्योंकि मैं तो कहीं आती जाती नहीं थी और ऐसे ही मुंह उठाकर तो कहीं नहीं जा सकती थी। फिर एक दिन मैं घर के दरवाजे पर किसी काम से निकली थी तो बाहर गली में मुझे वही बच्ची नजर आ गई। मैंने आवाज़ देकर उसे बुलाया और फिर से बहुत प्यार किया। मैंने आज उसे कह दिया कि वो हर रोज़ मुझसे मिलने आया करे। मैं भी घर में अकेली होती हूँ, हम मिलकर खेलेंगे। तो वो मान गई और बोली मैं दादी से पूछ कर आती हूँ। मैंने उसे जाते हुए देखने लगी कि वो कौन से घर से आई है, और फिर मैंने दरवाजे में अंदर जाते जब उसे देख लिया तो हमारे घर से 2 घर छोड़कर एक घर के अंदर चली गई, यानी वो ही इसका घर था। अब मुझे थोड़ी खुशी और मिली थी कि पता चल गया वो कौन से घर में रहती है, और मैं मुस्कुराकर अपने घर के अंदर चली आई। कोई 10-15 मिनट ही गुजरे होंगे कि वो बच्ची वापस आ गई। उसके हाथ में एक बैट और बॉल थी। मैंने उससे देखकर पूछा कि आप ये साथ क्यों लाई हैं, तो वो बोलने लगी कि आपने ही तो कहा था कि हम खेलेंगे, इसलिए बैट और बॉल लाई हूँ, क्योंकि मैं बाबा के साथ भी क्रिकेट ही खेलती हूँ, ये मेरी फेवरेट गेम है। उसकी इतनी प्यारी बातों पर मैं हंसती और फिर बॉल लेकर मैं उसके साथ खेलने लगी। सच में आज मुझे इतनी खुशी मिली थी कि उसके साथ खेलते खेलते मैं भी खुद को छोटी बच्ची समझने लगी थी और वक्त का पता ही न चला। हमने खेल कूद और काफ़ी सारी मस्ती की थी। फिर मुझे एहसास हुआ कि बहुत वक्त गुजर गया है, अब उसे वापस भेजना चाहिए। तो मैंने उसके मुंह हाथ धुलवा कर उसका हुलिया ठीक किया जो ज़्यादा खेल कूद की वजह से ख़राब हो गया था। फिर उसके बालों की पोनियाँ बनाई और उसे घर जाने का कहा। वो जाते जाते अपना बैट और बॉल यहीं रख कर गई थी कि कल वापस खेलने आ जाऊंगी। वो अपने छोटे छोटे हाथ हिलाकर बाय बाय करती चली गई। मैंने फिर जल्दी से घर का काम निपटाना शुरू किया। आज खेल खेल में मुझे काम निपटाने में देर हो गई थी और अम्मा के वापस आने का वक्त होने वाला था। अम्मा जो शुरू से ही असूलों की पाबंद थी, उनको घर साफ सुथरा और खाना पका हुआ ही चाहिए होता था, क्योंकि शाम को भाई घर आकर खाने के बाद सिर्फ 2 घंटे आराम करता और फिर रात में वो एक मेडिकल स्टोर पर जॉब करने चला जाता था। इसलिए खाना देर से पकाने का हमारे घर सवाल ही नहीं पैदा होता था। मेरी किस्मत के सेहन साफ करके जैसे ही किचन में घुसी तो अम्मा भी आज जल्दी काम से लौटी थी। वैसे तो अम्मा मगरिब के बाद ही आया करती थी, लेकिन आज असर के बाद ही आई थी। आते ही अम्मा सेहन में रखी चारपाई पर लेट गई। वो ऐसे बिना किसी आहट के घर में दाखिल हुई थी कि मुझे उसके आने का इल्म नहीं हुआ था। सब्जी काटते जब ऐसे ही मेरी नज़र किचन की खिड़की से बाहर गई तो अम्मा पर नज़र पड़ते मैं चौंक गई। दिल से बेसाख्ता आ निकली थी कि हाय अल्लाह खैर करे, अम्मा ऐसे क्यों आकर चुपचाप लेट गई हैं। मैं भागकर अम्मा के पास पहुंची थी और खैरियत पूछने लगी। वो मुझे कुछ बताने के लिए तैयार तो नहीं थी, लेकिन उनके चेहरे पर नुमाया परेशानी के आसार मैं साफ देख रही थी। अम्मा से इतना दोस्ताना तो था नहीं कि मैं जोर देती कि बता दो। वैसे भी ज़्यादा पूछने पर उन्होंने मुझे झिड़क ही देना था। मैं उन्हें पानी पिलाने के बाद वापस किचन में चली गई और वहाँ से मुसलसल काम के दौरान बार बार अम्मा को देखती रही थी।
और अंदाजे लगाने की कोशिश कर रही थी कि अम्मा की परेशानी की वजह क्या होगी। वैसे तो हम गरीबों की सारी ही जिंदगी परेशानियों में गुजरी थी, लेकिन आज जरूर कोई खास परेशानी थी जो अम्मा इस तरह आसमान की तरफ देखते न जाने किन सोचों में गुमसुम थी। इतने में भाई की भी घर में आमद हुई और वो मुंह हाथ धोने के बाद अम्मा के पास जाकर बैठा था। अम्मा ने मुझे तो कुछ नहीं बताया, लेकिन भाई से खुलकर अपने दिल की बात करने लगी थी। इन दोनों को देखकर लग रहा था जैसे किसी बहुत ही जरूरी मामले के बारे में मुशावरत हो रही हो। इनका एक भी लफ्ज मैं सुन तो नहीं पाई थी क्योंकि हमारा किचन थोड़े फासले पर था, लेकिन ये समझ चुकी थी कि कोई मामला जरूर है। मुझे अम्मा तो इस बात पर परेशान नजर आई थी, लेकिन भाई के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट देखकर मेरी परेशानी दूर हुई थी कि जो भी मामला होगा खैरियत वाला ही होगा। मैं खाना लेकर दोनों के पास सेहन में ही चारपाई पर रख दिया और तीनों ने इकट्ठे खाना खाया। भाई ने आज मेरे हाथ के बनाए सालन की बहुत तारीफ की। सच में ही आज खाना बहुत अच्छा बना था। भाई खाने के बाद अपने कमरे में चला गया सोने और मैं अम्मा के पास उसके पांव दबाने बैठ गई। इतने में मगरिब की अजानों की आवाज़ें दूर और पास की मस्जिदों से गूंजने लगी तो अम्मा वजू करने गुस्ल खाने की तरफ चली गई और मैं एक बार फिर से इस प्यारी सी बच्ची के बारे में सोचने लगी। मेरा जी चाह रहा था कि इसको अपने हाथ से खाना खिलाती। अगर वो इस वक्त आ जाती तो इस वक्त शायद कोई कबूलियत की घड़ी होगी कि जो बात मेरे दिल में आई थी वो इस वक्त पूरी हो गई थी। सामने दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर देखा वो घर में दाखिल हो चुकी थी और मेरी ही तरफ आ रही थी। इसके हाथ में आज फिर कोई पकवान था जो वो लेकर आई थी। मैंने उठकर उससे इस वक्त आने की वजह पूछी तो उसने प्लेट मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, दादी ने आपके लिए हलवा भेजा है। मुझे देखकर बहुत खुशी हुई कि कोई हमसे भी ताल्लुकात बढ़ाने लगा था। मैं उसे साथ लेकर किचन में गई और दादी के लिए उनको हमारे घर का बना हुआ आलू गोश्त का सालन इसी प्लेट में डाल कर दे दिया। वो चली गई और तब तक अम्मा भी मगरिब की नमाज पढ़ के फारिग हुई और पूछने लगी कि किसकी आवाज़ थी। तो मैं हलवा लेकर उनके ही पास चली आई और बताया कि हमसायों ने हलवा भेजा था। अम्मा ने हलवा चखकर चाय नमाज पर बैठे ही अपने करीब ढक कर रख दिया और बोली कि ये हलवा मैं भाई को खिलाऊंगी। और ठीक है कहकर मैं बर्तन धोने चली गई। बर्तन धोकर मैंने सेहन में चारपाइयाँ निकालकर बिस्तर लगा लिए थे और अम्मा मगरिब के बाद जाए नमाज पर ही बैठी रहीं। जब तक ईशा की अजान हुई थी वो ईशा पढ़कर फारिग हुई तो अपने बिस्तर पर बैठ गई। भाई ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार होकर आया तो अम्मा ने उसे पास बिठा कर वो हलवा खिलाया और जब भाई चला गया तो मैंने जाकर दरवाजे को ताला लगाया था। हम लोग रात को गेट पर ताला लगा लिया करते थे क्योंकि घर में हम दो ही औरतें मौजूद होती थी। भाई फिर देर से घर आता था। मैं अपने बिस्तर पर लेटी तो अम्मा ने फिर पूछा कि हमसायों के घर से कौन हलवा लेकर आया था। मैंने बताया कि छोटी बच्ची थी मूना नाम की, पहले भी एक बार बिरयानी लेकर आई थी, तब तुम घर पर नहीं थी। तो अम्मा की फिर तफ्तीश शुरू हुई और मुझे डांटने लगी थी कि हमारी गैर मौजूदगी में दरवाज़ा क्यों खोला। फिर तो मुझे अम्मा के सवालात से जान छुड़ाना मुश्किल पड़ गया। आखिर में यही बहाना बनाया कि मैं ज़रा कचरा कूड़ेदान में डालने निकली थी, तभी वो बच्ची आई थी, तब जाकर जान छूटी थी। मेरी अम्मा सांवली रंगत की मुनासिब सी सूरत वाली खातून थी और अब्बा काफ़ी पक्की गहरी सांवली रंगत वाले थे। इन दोनों की ही निस्बत से मेरा रंग भी सांवला था, इसलिए कभी किसी मर्द की तरफ से मुझ पर नजरें डालने या तंग करने का कोई वाक़या सामने नहीं आया था। जबकि ऐसी बातें वैसे तो शहर में हर रोज़ का मामूल थी और आम ही थी, लेकिन अम्मा फिर भी मेरे मामले में बहुत डरती थी कि कहीं कोई ऊंच नीच ना हो जाए। हम गांव के लोग ऐसी बातों को कुछ ज़्यादा ही दिल पर लिया करते थे और अम्मा ने शहर में आने के बाद हर किस्म के हालात का सामना किया था, तो वो हमसे ज़्यादा जहां शनास थे। इसलिए मुझे रात देर तक न जाने क्या क्या समझाती और नसीहतें करती रहीं। मैं चुपचाप इनकी बातें सुनती लेटी रही और इस तरह हम दोनों की फिर आंख लग गई। अगला दिन फिर मामूल के मुताबिक था। अम्मा सुबह 7 बजे ही घरों में चली जाती थी और उनका नाश्ता भी उन्हीं के यहाँ होता था। आज इतवार का दिन था तो भाई की कॉलेज से छुट्टी थी। वो आज के दिन एक्स्ट्रा ड्यूटी करते थे, यानी रात के साथ इतवार के दिन को भी मेडिकल स्टोर चलाते थे। मैंने भाई के लिए नाश्ता बनाया और उनके कपड़े इस्त्री करने लगे। जल्दी भाई ने भी नाश्ता किया और तैयार होकर 10 बजे वो निकल गए। अब एक पूरा दिन फिर मुझ पर तन्हाई और उदासी छाई रहनी है, ये सोचकर मैं अपना सा मुंह लेकर बैठ गई थी। अम्मा ने आज जाते वक्त दरवाज़ा बंद रखने की तलकीन की थी। ये बात याद पड़ी तो मैं दरवाज़ा बंद करने चली गई, लेकिन ये क्या, दरवाज़ा बंद करके मैं जैसे ही पलटी थी तो पीछे से दरवाजे पर दस्तक हुई थी। मैंने पलटकर दरवाज़ा खोलना चाहा, लेकिन फिर रुक गई कि हमारे घर कौन दस्तक दे सकता है, कोई भी तो नहीं आता था हमारे घर। मुझे दरवाज़ा खोलने से डर लग रहा था, इसलिए मैं एक पल के लिए रुक गई। फिर बाहर से मूना की आवाज़ आई कि बाजी दरवाज़ा खोले, मैं आई हूँ। तो मैं हंस पड़ी थी और दरवाज़ा खोला था। सामने मूना को देखकर मैं खुशी से झूम गई थी और ज़मीन पर बैठकर पहले इसका कान खींचा, फिर उसे गले लगा लिया था। पर आज मैंने देखा कि कोई मूना के साथ आया था जो अब तक पलट कर जाने लगा था।
क्योंकि मैंने उसकी सिर्फ पीठ ही देखी थी, सामने से उसे देख नहीं पाई थी। वो अब तक रवाना होकर जाने लगा था। मैंने मूना से पूछा वो कौन है, तो उसने कहा मेरे बाबा हैं, मुझे छोड़ने आए थे। ये अल्फाज सुनते ही मुझे अम्मा की नसीहतें याद आ गई और दिल धड़क के रह गया कि अगर अम्मा को पता चल गया कि मूना के वालिद हमारे दरवाजे तक आए थे तो फिर मेरी तो खैर नहीं। लेकिन वो शख्स काफी अच्छे हुलिये में था। पीछे से मैंने एक नजर उसे गौर से देखा। सफेद काटन की शलवार कमीज और अच्छे जूते पहने वो काफी शानदार लग रहा था। और फिर मैं मूना को लेकर अंदर आ गई। आज इतवार थी, उसकी भी छुट्टी थी, इसलिए वो सुबह सुबह आ गई थी। पूरा दिन वो मेरे पास ही रही थी और उसके साथ वक्त का पता नहीं चला था कैसे दिन गुजरा था। मुझे आहिस्ता आहिस्ता इसके साथ की आदत होने लगी थी। वो शाम तक जाने के लिए रजामंद नहीं होती थी, लेकिन मुझे अम्मा के आज जाने का डर था, इसलिए उससे मैंने ही जाने का कहा। जाते जाते वो बज़िद थी कि आप भी मेरे साथ घर चलें, लेकिन मैं कैसे जा सकती थी, अम्मा आने वाली थी। फिर मैंने वादा किया कि कल आपके साथ घर चलूंगी, आज नहीं। तो वो मान गई थी और खुश होकर चले गई। लेकिन हमेशा की तरह अपनी छोटी छोटी हरकतें और शरारतें मेरे दिल की गहराइयों में छोड़ गई थी। वो चली जाती तो मुझे उसी का इंतजार रहता था। अगले दिन फिर पीर का दिन था, जो काफी मसरूफ होता था। इस दिन भाई ने कॉलेज जाना होता था, इसलिए मैं सवेरे उठ जाती और उनकी तैयारियां मुकम्मल करवाती। भाई और अम्मा के जाने के बाद मुझे मोना का इंतजार था, लेकिन वो आज दिन के 12 बजे आई थी और आते ही जिद पकड़ी थी कि हमारे घर चलो। वो बोल रही थी कि मैंने कल दादी को बताया था कि आप आने वाली हैं, इसलिए दादी ने भेजा है कि अब बाजी को लेकर आओ। मैं इसकी इस नदानी पर काफी परेशान हो गई, लेकिन फिर उसने बताया कि दादी आपका इंतजार कर रही हैं, तो जाने पर मजबूर हो गई। मुझे पता था अम्मा शाम को ही आएंगी और तब तक मैं जाकर वापस भी आ जाऊंगी, इसलिए उसके साथ चल पड़ी। लेकिन दरवाजे तक पहुंचकर मुझे मूना के बाबा का वो शानदार हुलिया याद आ गया और फिर मैंने एक नज़र खुद पर डाली जो मामूली सी लग रही थी। मैंने सोचा वो अच्छे खासे लोग हैं तो मुझे भी थोड़ा बंद सवर कर जाना चाहिए। मैंने मूना को रोका और खुद कपड़े बदलने चले गई। मेरी रंगत भले ही सांवली थी, लेकिन नैन नक्श काफ़ी अच्छे थे और लंबे घने खूबसूरत मेरे बाल थे। मैंने बाल खोले और अच्छा सा जोड़ा पहना, आंखों में काजल लगाया और हल्की सी लिपस्टिक लगाकर अच्छे जूते पहनकर मैं मूना के साथ जाने लगी। वैसे तो मुझे बहुत घबराहट भी हो रही थी कि इससे पहले कभी किसी ने अपने घर बुलाया नहीं था और ना कोई हमारे घर आया था। ऊपर से ये ताल्लुक अम्मा की इजाज़त के बगैर था और उसको इस बात का पता नहीं था। मैं अपनी माँ को अच्छे तरह से जानती थी, अगर उसे पता लग जाता तो वो मेरा मूना से बात करने का आखिरी दिन होता, इसलिए मैंने ये बात अम्मा से राजी रखी थी। मूना का घर करीब ही होने के बायस हम जल्दी वहाँ पहुँचे थे। ये लोग अच्छे खाते पीते लोग थे, लेकिन एक बात का मुझे बहुत बड़ा झटका लगा था कि मूना की दादी व्हील चेयर पर बैठी हुई थी, यानी वो चल फिर नहीं सकती थी। वो मुझसे बहुत ही प्यार और खुलूस के साथ मिली। उन लोगों ने मेरे लिए दोपहर के खाने का बंदोबस्त किया था और न जाने कितनी इकसाम के खाने पकाए थे। अच्छी भली मेज तरह तरह के खानों से सजी हुई थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब तकल्लुफ उन्होंने सिर्फ मेरे लिए किया था। इतने लजीज खाने देखकर तो मैं अपने इस दिन के शोरबे वाले आलू गोश्त भेजने पर शर्मिंदा हो रही थी। लेकिन मूना की दादी इतनी तारीफ और शुक्रिया अदा कर रही थी जैसे मैंने बहुत बड़ा कुछ कर दिया हो। मेरा दिल तो बागे बहार हो गया था यहाँ आकर। मुझे इतना प्यार और इज्जत मिली थी। मूना की दादी ने मुझे शाम तक रहने का कहा, लेकिन मुझे पीछे अम्मा के आ जाने का डर था, इसलिए मेरी जान अटकी हुई थी। मैं नहीं रुकी थी। जाते वक्त मूना ने मेरे साथ जाने की बहुत जिद की थी, लेकिन फिर दादी ने उससे रोक लिया कि किसी को इतना तंग नहीं करते। मैंने उन्हें बताया कि मूना तो मेरी जान बन गई है, इसकी मौजूदगी मेरे लिए कितनी खुशी का बायस बनती है। मैं मूना से कभी तंग नहीं होती। तो वो ये सब सुनकर बहुत खुश हुई थी। वापसी पर उन्होंने मुझे बहुत ही खूबसूरत जोड़ा तोहफे में दिया था, जो मैंने घर लाकर संदूक में सारे कपड़ों के नीचे छुपा दिया ताकि अम्मा देखकर सौ सवाल न करने लग जाए। जल्दी से हाथ मुंह धोकर चेहरा साफ किया और कपड़े बदल लिए ताकि अम्मा को शक ना हो। लेकिन माँ तो माँ होती है, उसे अपनी औलाद कभी बेवकूफ़ नहीं बना सकती। मैंने सब कुछ कर लिया, लेकिन आखिर में अम्मा ने मेरे पाँव में पहनी नई जूतियाँ देख ली थी जो हम कहीं बाहर जाने पर पहनते थे और जो मैं बदलना भूल गई थी। अम्मा ने सवाल किया, कहाँ गई थी? मैंने कहा कहीं भी नहीं। तो उसने फिर सवालिया नजरों से मेरे जूतों की तरफ देखा। तब मुझे होश आया कि मैंने घर की चप्पल की बजाय नई जूतियां पहन रखी थी। फिर अंदर जाकर मैंने अपनी चप्पल उठाई और जल्दी से उसका तस्मा खींचकर तोड़ दिया। बाहर आकर अम्मा को दिखाया कि मेरी चप्पल टूट गई थी। घर में कोई नहीं था जो मोची से ठीक करवा देता, इसलिए मैंने ये बाहर जाने वाले जूते निकाल कर पहन लिए। अम्मा ने डांटते हुए कहा कि एक दिन घर में नंगे पांव घूम लेती तो कौन सी क्यामत आ जाती, खामखा में नए जूते खराब करती फिर रही हो। मुझे इस वक्त अपनी गुर्बत पर बहुत अफसोस हुआ कि मेरी अम्मा ने हर चीज़ में कितनी कफ़ायत शुआरी से काम लिया था और अपनी इस गुस्ताखी पर दिल ही दिल में एहसास गुनाह हुआ था कि मैंने चप्पल तोड़कर नुकसान किया था।
जो मेरी माँ की मेहनत की कमाई से आई थी। अगले दिन शाम को अम्मा ने काम से वापस आकर मुझे नई चप्पल दिलवाने का वादा किया था और वो दिन मैंने बिना चप्पल के गुजारा था। दिन में मूना आई थी और उसने पूछा था कि आप नंगे पाँव क्यों घूम रही हैं, तो मैंने उसे बताया था कि मेरी चप्पल टूट गई है। फिर शाम को अम्मा ने वापसी पर मुझे चप्पल लेकर दी थी तो मैं खुश हो गई थी। पर एक अजीब बात यह हुई कि दूसरे दिन जब मूना आई तो उसके हाथ में एक डब्बा था जो उसने मुझे दिया था। मैंने पूछा इसमें क्या है, तो हंसकर बोली थी कि खुद ही खोल कर देख लें। वो डब्बा क्योंकि पेपर में पैक हुआ था तो मुझे अंदाजा नहीं हुआ कि इसमें क्या होगा। मैंने मूना से पूछा ये किसने दिया है, तो वो बेसाख्ता बोली कि बाबा ने दिया है। ये सुनकर मेरे तो उसान खता हुए कि मूना के बाबा मेरे लिए तोहफा क्यों भेजेंगे। मैंने मूना को वो डब्बा वापस देते हुए कहा था कि मैं ये नहीं ले सकती, लेकिन फिर वो रोती सी सूरत बनाकर मिन्नतें करने लगी थी कि आप खोलकर देखें तो सही। जिस पर मैंने वो डब्बा खोला, लेकिन ये क्या, इसमें तो बहुत खूबसूरत चप्पल थी। लेकिन मूना के बाबा मेरे लिए चप्पल क्यों भेजेंगे? शायद मूना ने ही उन्हें मेरी चप्पल टूट जाने का बताया होगा। डब्बे में चप्पल से नीचे मुझे एक लिफाफा भी नजर आया जो देखकर मेरे दिल में न जाने कितने ख्यालात आए थे। मैंने वो लिफाफा खोला, उसके अंदर एक खत जो पढ़ने की हिम्मत तो नहीं हो रही थी, लेकिन अब ना पढ़कर मजीद इंतजार भी नहीं हो रहा था। मैंने वो खत पढ़ना शुरू किया जिसकी इबारत कुछ यूँ थी। अस्सलाम वालेकुम। आपका मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूं शायद वो कम ही होगा। आप जैसी खुश इखलाक और मासूम दिल रखने वाली लड़की शायद इस दुनिया में कोई और हो। यकीनन आप अकेली ही इस दुनिया में इतनी अच्छी होंगी जिसने मेरी मूना को माँ के बाद इतना प्यार दिया है। जब से मूना आपसे मिली है सारा दिन उसकी जुबान से सिर्फ आप ही की बातें और तारीफें सुनता रहता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा तोहफा आप ज़रूर कबूल करेंगी जो मेरी तरफ से बिल्कुल नहीं है। यह आपके लिए फरमाइश करके मूना ने मंगवाया है। वो खत जैसे मेरे ऊपर बिजलियाँ गिरा गया था। मैंने जिस इंसान का आज तक चेहरा नहीं देखा था वो मेरे जूते खरीद लाया था। उसके अल्फाज कितने अच्छे थे जो मेरे दिल में उतर गए। ना तो उसने इस खत में ऐसी कोई बात कही थी और ना ही अपने मुतल्लिक कुछ लिखा था। जो कुछ भी था बस मूना के बारे में था, लेकिन मैं फिर भी इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुई थी। इन लोगों का इखलाक और कदरदानी मेरे दिल तक उतर गई, वरना हम गरीबों को कौन पूछता था। मैंने वो जूते भी संदूक में उनके दिए जोड़े के साथ छुपा दिए। अम्मा का डर भी बहुत था, लेकिन दिल के हाथों में मजबूर हो चुकी थी। 2 दिन तक इनका खत मैं बार बार पढ़ती रही। इन अल्फाज की मिठास थी कि बढ़ती ही चली जा रही थी। घर के हर कोने में बैठकर मैं वो खत पढ़ चुकी थी, लेकिन दिल था कि भरने का नाम नहीं लेता था। मूना मुझे पहले से भी ज्यादा प्यारी लगने लगी थी और फिर मैंने भी एक खत लिखने की जुर्रत कर ही डाली जो कुछ यूं लिखा था। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप और आंटी जी खैरियत से होंगे। आपको शुक्रिया अदा करने की जरूरत भी नहीं है। मूना से मेरी मोहब्बत बिना जान पहचान के ही हुई थी, बल्कि वो खुद इतनी प्यारी और मासूम है कि शायद मेरी जगह कोई भी होता उसको इतना ही प्यार देता। आप बहुत खुश नसीब हैं कि अल्लाह पाक ने आपको इतनी प्यारी बेटी दी है। और तोहफे के लिए शुक्रिया। मैंने ये खत एक रुमाल में लपेटकर मूना को दिया था ताकि मूना का खत का पता न चले और फकत रुमाल समझकर अपने बाबा को दे दे। और फिर खत लिखने का सिलसिला शुरू हो गया था। अब हम शुक्रिया के अलावा भी बहुत सारी बातें एक दूसरे को लिख दिया करते थे और इस तरह जिंदगी के तमाम हालात एक दूसरे को बताया करते। कभी दुख सुख बांट लेते, लेकिन अभी तक दोनों तरफ से मोहब्बत की कोई बात ना हुई थी। मोहब्बत का एहसास तो मेरे दिल में भी था, लेकिन पहले की उम्मीद उन्हीं की तरफ से थी। और फिर मेरी ये उम्मीद उस दिन पूरी हुई जब वो आंटी को लेकर हमारे घर आए थे। आंटी शायद अम्मा से मेरा हाथ मांगना चाहती थी, लेकिन इन लोगों को नहीं पता था कि अम्मा दिन भर लोगों के घरों में खाना पकाने का काम करती थी। जब वो आई थी तो मैंने मूना के बाबा को सामने पहली बार देखा था। वो बहुत ही अच्छी शक्ल के गोरे चिट्टे थे और मैं उनके मुकाबले में बहुत ही सांवली रंगत की थी। फिर भी न जाने मैं इन लोगों को कैसे पसंद आ गई थी। मूना मेरे घर आ जाती थी, इसलिए अम्मा के कहने के बावजूद भी मैं दरवाज़ा बंद नहीं रखती। इस दिन भी पहले मूना दरवाजे से अंदर दाखिल हुई और खुशी से चिल्लाती मेरे पास आई थी कि बाजी बाजी दादी आपसे मिलने आई हैं। मुझे पता था कि उसकी दादी व्हील चेयर पर होती हैं, इसलिए मैं दौड़कर दरवाजे तक पहुंची थी जहां मूना के वालिद दादी को गेट से अंदर लेकर आ रहे थे। मेरी नज़र इन पर पड़ी और उनकी नज़र मुझ पर। वो मुझे देखकर हल्का सा मुस्कुराए थे और मैं उनका रंग रूप देखकर दंग रह गई थी। वैसे तो हम दोनों खतूत के जरिए से एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे, लेकिन आमने सामने आज पहली बार देखा था। वो शायद मुझे पहले देख चुके थे पर मैंने नहीं देखा था। वो अपनी वालदा को छोड़कर चले गए थे और मैं इस परेशानी में थी कि उनकी तवाज़ुन शायद मैं ठीक से ना कर सकूं, क्योंकि घर में मेरे अलावा कोई मौजूद नहीं था जो मुझे खाने पीने की चीज़ें ला कर देता। इसलिए मैंने बस उनके सामने सिर्फ चाय और बिस्किट ही पेश किए थे। जबकि मैं उनके घर गई थी तो उन्होंने कितने सारे लवाजमात से मेरी खातिर की थी। आंटी ने अम्मा के बारे में पूछा और फिर अपना इरादा बताया कि मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए मूना के पास ले जाना चाहती हूँ।
अगर तुम्हारी अम्मा घर पर होती तो उनसे बात करती, लेकिन जब वो मौजूद होंगी तो फिर आऊंगी। मुझे जिस मोहब्बत का अंदाज़ा था, उन्होंने इसका इजहार करने से पहले ही मुझे इतनी इज्जत बख्शी थी। उनका ये अंदाज भी मुझे बहुत भाया था। आंटी जी ने अपना पैगाम अम्मा तक पहुंचाने का कहकर रुख्सत ली और इस तरह मेरी नजरें एक बार फिर शहरयार से मिली थीं। अब की बार हम दोनों ने नजरों ही नजरों में एक दूसरे को बहुत मोहब्बत जताई थी। इन लोगों के चले जाने के बाद भी मैं पैरों गेट पर खड़ी रही थी और अपनी खुशकिस्मती पर लाखों बार शुक्रगुजार हुई थी। शाम को अम्मा वापस आई तो मैंने आंटी जी का पैगाम उसे खुशी से बताया था कि वो मेरे रिश्ते की बात सुनकर बहुत खुश होंगी, लेकिन ये मेरी गलत फहमी साबित हुई। अम्मा तो मेरे रिश्ते की बात पर भड़क उठी थी और बोली थी कि अपनी काली कलोटी सूरत देख और वो गोरे चिट्टे लोग देख, तेरा और उनका कोई जोड़ नहीं बनता। मैंने अम्मा को लाख समझाया था कि मुन्ना हर रोज मेरे पास आती है और इन लोगों ने मुझे देखा हुआ है, मैं इनको पसंद हूँ, लेकिन अम्मा का इनकार नहीं बदला। वो इसी पर डटी रही। मैंने रो रो कर मनाने की कोशिश की, लेकिन अम्मा न मानी। अगले दिन अम्मा ने मुझे बताया कि तेरा रिश्ता मैं बहुत पहले अपनी मालकन के घर कर चुकी हूँ। इसका बेटा अंधा है जो तुझे कभी काली होने का ताना नहीं देगा। मुझे अपनी माँ की सोच पर हैरानी होने लगी कि वो मुझे अंधे के हवाले करना चाहती थी, लेकिन वो डटी रही, यहाँ तक कि मेरा निकाह करवा दिया। मुना मेरे लिए कितना रोई थी और इसके वालिद का आखिरी खत मेरे लिए जो भेजा था, उन तक मेरी शादी की खबर पहुंची थी। वो काफ़ी दुखी थे और उनका खत पढ़कर मैं भी खून के आंसू रोई थी, लेकिन अम्मा को कौन समझाता। वो अपने असूलों की पासदारी करते हुए बेटी की जिंदगी से खेल गई थी। मैं रुखसत होकर अपने अंधे शौहर के घर आ पहुंची और अम्मा का भरम रखते हुए अच्छी तरह से गुजर बसर करने लगी, क्योंकि पिछले दिनों अम्मा ने मुझसे अपनी कुर्बानियों का सिला मांगा था कि मैंने किस तरह गाँव छोड़कर तुम बच्चों की खातिर जिंदगी कुर्बान की थी। अब मुझे भी तो इसका सिला मिलना चाहिए ना। तो मैंने अम्मा का फैसला मानकर तमाम उम्र के लिए ये रिश्ता निभाने का वादा किया था। अम्मा तो खुश हो गई थी, लेकिन मैंने खुशियों को कुर्बान कर डाला था। मैंने कितने ख्वाब सजाए थे शहरयार के साथ जिंदगी गुजारने के। उसके सारे खतूत और तोहफे आज भी मेरे मैके में इसी संदूक में महफूज थे, जिनको पढ़ पढ़ के मैं खुश होती थी। आज जब मैके जाती तो वही खत पढ़कर मैं ज़ारों की तार रोती थी और मुना का सामना करने की मुझ में अब हिम्मत नहीं थी। घर मेरा अंधा शौहर हर वक्त मुझसे चिपका रहता और बोलता तुम कितनी खूबसूरत हो, जबकि वो अंधा था। बस झूठ बोलता था। वो इतना अमीर था, इसीलिए अम्मा ने शायद सोचा होगा कि सारी उम्र मेरी बेटी ने गुर्बत देखी है तो अब ऐश करेगी। लेकिन जब दिल खुश नहीं था तो ये दौलत मेरे किस काम की। हर रोज़ शौहर नया जोड़ा लाता कि तुम कभी पुराना मत पहनना। इसके कहने पर मैं रोज़ महंगे महंगे कपड़े पहनती। हमारी शादी को 6 माह हुए थे कि एक दिन रोड हादसे में मेरे शौहर को शदीद चोटें लगी। मैंने सारी रात उसके साथ अस्पताल में गुजारी। इसकी माँ को भी संभाला, जो अपने इकलौते अंधे बेटे के गम में निढाल हो चुकी थी। लेकिन फिर सुबह होने से पहले ही हमारी जिंदगी में रात हो चुकी थी और मेरा अंधा शौहर जख्मों की ताब न लाते हुए इस दुनिया से रुखसत हुआ था। मैंने उसके साथ 6 माह गुजारे थे, इसलिए मुझे भी उसके जाने का शदीद दुख था। लेकिन उसकी माँ की हालत ऐसी थी कि वो संभाली नहीं जा रही थी। जल्दी उनके दूर दराज से सारे रिश्तेदार आना शुरू हुए, जिन्होंने मेरी सास को संभाला था। शौहर को गुजरे 1 महीना होने को आया था और मेरी जिंदगी उसके जाने से ऐसे वीरान हुई थी जैसे वो जाते जाते मेरी आंखों का नूर भी अपने साथ ले गया हो। मैं तो कहीं की नहीं रही थी। शहरयार जैसा रिश्ता मैं उसकी खातिर छोड़ आई थी और वो भी मेरी जिंदगी में नहीं रहा था। 1 महीने बाद मुझे पता चला कि मेरे अंधे शौहर की काफ़ी सारी दौलत मेरे हिस्से में आई थी और फिर अम्मा मुझे लेने के लिए आ पहुंची। अम्मा ने जल्दी मचा रखी थी कि अपने कपड़े वगैरह जो सामान लेना है जल्दी पैक कर लो। साथ ही उसने मेरी सास से मेरे हिस्से में आने वाली दौलत भी मांगी। अम्मा जो अपने भाइयों से मेरे अब्बा की ज़मीन को छुड़वा ना सकी थी, आज मेरे हिस्से की दौलत का पूरा पूरा हिसाब लगा रही थी। मेरी सास बहुत अच्छी औरत थी। उसने बिना कोई सवाल जवाब किए तमाम दस्तावेजात अम्मा के हवाले किए। मैंने भी अलमारी से वो सारे जोड़े निकाल कर पैक कर लिए जो मेरा शौहर रोज़ लाया करता था। लेकिन उस वक्त जब मैं कपड़े निकाल रही थी तो मुझे बहुत हैरानी हुई कि मेरा शौहर मेरी बहुत सारी तस्वीरें बनाकर अलमारी में छुपा दिया करता था। मुझे उस पर शक होने लगा था कि क्या वो इतना बेगैरत था कि मेरी तस्वीर किसी और को दिखाता होगा, क्योंकि वो तो खुद अंधा था। लेकिन फिर अगले ही पल ख्याल आया कि वो बेचारा मेरी सारी तस्वीरें इसलिए महफूज करता रहा होगा कि जब उसकी आंखें ठीक हो जाएंगी तो वो जी भर के मेरे गुजरे हुए पल देख पाएगा। लेकिन उसकी एक ख्वाहिश पूरी होने से पहले जिंदगी ने साथ छोड़ दिया था। ये सब देखकर मैं बहुत रोई थी और उसके लिए दुआएं मांगी थी कि वो जहाँ भी हो राहत और सुकून में हो। मैं भले उसे नहीं चाहती थी, लेकिन वो मुझे बहुत मोहब्बत करता था। मैं उसका घर छोड़कर फिर मैके आ गई, लेकिन अब पहले जैसी कोई चाहत नहीं रही थी। अम्मा ने मेरे हिस्से की सारी दौलत भाई के हवाले कर दी और इस तरह हम काफ़ी अमीर हो चुके थे। अम्मा ने अब घरों में काम करना बंद कर दिया था और भाई ने छोटी मोटी नौकरियां छोड़कर अच्छा खासा कारोबार शुरू किया था। हमारी ज़िंदगी बहुत शहाना अंदाज से गुजरने लगी थी।
जो सब मेरे अंधे शौहर की बदौलत हुआ था। अम्मा का फैसला इसलिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुआ। और फिर न जाने कैसे अम्मा ने मुझ पर तरस खाकर मेरी ख्वाहिश पूछी थी कि अगर तुम शहरयार से निकाह करना चाहो तो कर सकती हो। मैंने भी हामी भर ली थी, क्योंकि अब मेरा यहाँ दम घुटने लगा था। फिर अम्मा ने खुद ही उनके घर रिश्ता भेजा, जो उन लोगों ने खुशी खुशी कबूल किया, और मैं हकीकत में मुना की माँ बन के उनके घर आई थी। मुझे मेरी पहली मोहब्बत हासिल हुई थी। मेरी जिंदगी में खोए हुए सारे रंग वापस आए थे और हम एक खुशहाल जिंदगी बसर करने लगे थे।